हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज से आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका ये पहला क्लास है। जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम सितंबर में है, अक्टूबर में है, या फिर आप आगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, इससे पहले भी हमने कई सारे क्लास आपको कराए हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्लास हैं जिनको आपको देखना है। जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट नाम की प्लेलिस्ट में जितने भी क्लास हैं सारे कंप्लीट करना है। सेकंड, आपको लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट मिलेगा, इसमें सारे क्लास आपको कंप्लीट करने हैं। और थर्ड, आपको प्रीवियस पेपर नाम की प्लेलिस्ट मिलेगा, इसमें बहुत सारे क्लास होंगे। जो लेटेस्ट क्लास हैं उसमें से जितने आप देख सकते हैं वो सारे क्लास आपको देखना है, और इसके साथ साथ में फिर इस सीरीज़ को फॉलो करना है, जो आपको मिलेगी 8:30 बजे। तो डेली रात 8:30 बजे इस क्लास को आप देख सकते हैं। सभी बच्चे अपने मॉक टेस्ट भी करेंगे। मॉक टेस्ट आप CCCWiFi.com पर कर सकते हैं, और इसी वेबसाइट से आप इस क्लास का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, जहां से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका एग्ज़ाम UPPCL का, ठीक है, UPPCL का एग्ज़ाम है, जिसमें कंप्यूटर आता है, तो आप भी इस क्लास को देख सकते हैं, इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि UPPCL में जो कंप्यूटर आता है वो भी आपका ट्रिपल सी लेवल का आता है, यानी जो ट्रिपल सी का सिलेबस है, सेम सिलेबस UPPCL के एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर में जो सवाल आते हैं उसके भी होते हैं। सो आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए, तो एक बार आप शेयर कर दो, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सब शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और कोशिश करना है कि आप सब सही सही जवाब भेजें। पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा एक CPU का व्यापारिक नाम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड नेम ऑफ द CPU? कौन सा CPU का एक ट्रेड नेम नहीं है? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन देखो, इंटेल दिया है, डेल दिया है, AMD दिया है, और साइरिक्स दिया है। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब है डेल। देखो, डेल आपका CPU का निर्माण नहीं करता है, प्रोसेसर नहीं बनाता है, और यही तो सवाल है कि कौन सा CPU का एक ट्रेड नेम नहीं है, एक व्यापारिक नाम नहीं है, तो आपको कहना है सर डेल आपका हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण की बात करें, तो इसमें दो ऐसी कंपनी हैं जो इंटेल और AMD, जो सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती है, इंटेल और AMD। कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिखे हैं, इनको अपनी कॉपी पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके। लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ CPU। अगर आपसे पूछें कि सबसे बड़ा CPU का मैन्युफैक्चरर कौन है, यानी कौन सबसे ज़्यादा CPU का निर्माण करता है, तो इंटेल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PC माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल जो है ये सबसे ज़्यादा क्या बनाता है? माइक्रो प्रोसेसर बनाता है आपके PC के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स द CPU? कौन सी कंपनी CPU बनाती है? देयर आर टू मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें नंबर 1 इंटेल एंड AMD, यानी इंटेल और AMD ये दोनों सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो हमने आपको पहले भी समझाया था, इंटेल 4004 ये 4 बिट का था, इज़ द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड बाई इंटेल कॉर्पोरेशन इन नवंबर 1971, नवंबर 15 1971, यानी 15 नवंबर 1971 को इंटेल 4004 नाम का माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया था, और ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ओरिजिनली डिजाइंड टू बी यूज्ड इन विजीकॉम कैलकुलेटर, और ये विजीकॉम कैलकुलेटर के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी अगर हम AMD की बात करें तो इसका मतलब होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज, और आपने देखा होगा AMD में भी बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक राइजन नाम का प्रोसेसर है जो सबसे टॉप प्रोसेसर है, तो राइजन नाम का जो प्रोसेसर है उसको AMD कंपनी ही बनाती है। ठीक है, बाकी जो आपने कोर i3 कोर i5 नाम सुना होगा, तो ये जो प्रोसेसर होते हैं ये आपका इंटेल कॉर्पोरेशन बनाता है।
कंप्यूटर में ध्वनि को चलाने व सुनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? कंप्यूटर में ध्वनि को चलाने व सुनने के लिए क्या आवश्यक है? सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, साउंड कार्ड व स्पीकर। ध्वनि को सुनने व चलाने के लिए साउंड कार्ड व स्पीकर की आवश्यकता होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसका प्रयोग एक ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल में किया जाता है? किसका इस्तेमाल एक ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल में होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, इसका जवाब करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, कोएक्सियल केबल दिया है, फाइबर ऑप्टिक केबल दिया है, बॉथ और नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बॉथ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल में किसका इस्तेमाल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। बट अगर आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है? तो स्पीड सबसे ज़्यादा आपकी मिलती है फाइबर ऑप्टिक केबल में। और जितने भी अब आप देख रहे होंगे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फाइबर वाले हो रहे हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में स्पीड आपको ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर आपको बताना है, निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन? ऑप्शन दिया है मोडम, कोएक्सियल केबल, टेलीफोन लाइन और माइक्रोवेव सिस्टम। तो इसमें से संचार का माध्यम कौन सा नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन टी कि वेव माइक्रोवेव सिस्टम ये संचार का माध्यम नहीं है। बाकी मोडम, कोएक्सियल केबल और टेलीफोन लाइन ये तीनों आपके कम्युनिकेशन से संबंधित हैं, ये संचार के माध्यम हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, जब नेटवर्क पर जुड़ा हुआ कंप्यूटर संसाधनों को दूसरे कंप्यूटर के प्रयोग करने के लिए शेयर करता है, कहलाता है। When a computer connected on a network shares resources for the use of another computer, it is called server, mainframe, client या none of these। तो यहाँ पर देखिए सही जवाब हो जाएगा सर्वर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दो कंप्यूटर हैं जो आपस में एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, ओके, और एक कंप्यूटर है जो दूसरे को क्या कर रहा है? रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसको आप सर्वर कहोगे, और जो रिसीव कर रहा है उसको आप क्लाइंट कहोगे। तो सर्वर क्या होता है? जो सर्विस प्रोवाइड करता है, और क्लाइंट कौन होता है? जो सर्विस ले रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी आप इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस वीडियो को देख रहे हैं। वो वीडियो कहाँ से आ रही है? वो वीडियो यूट्यूब के सर्वर से आपको मिल रही है। आप कह सकते हैं यूट्यूब के कंप्यूटर सर्वर से वो वीडियो इंटरनेट के थ्रू आप तक आ रही है। इंटरनेट एक कनेक्शन हो गया ना, जिससे आप कनेक्ट हो गए हैं उस सर्वर से। तो ये जो है ना, यूट्यूब का सर्वर या यूट्यूब कंप्यूटर अपना डेटा आपको दे रहा है और आप उसे रिसीव कर रहे हैं। तो यूट्यूब का जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाएगा? सर्वर कहलाएगा। और आप क्या कहलाओगे? आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा? क्लाइंट हो जाएगा। तो अगर दो सिस्टम एक नेटवर्क में कनेक्ट हैं और जो किसी दूसरे को कोई रिसोर्स शेयर करता है, तो जो शेयर करता है वो सर्वर होता है, जो रिसीव करता है वो क्लाइंट होता है। यहाँ पर सर्वर आपका हो जाएगा। और दूसरा याद रखना है, सर्वर को होस्ट भी लिखते हैं, तो आप होस्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा, अगर आता है कभी तो याद रखना है। और क्लाइंट को नोड भी कहते हैं, नोड। माउस, ट्रैकबॉल व जॉयस्टिक उदाहरण हैं किसके? माउस, ट्रैकबॉल व जॉयस्टिक किसके एग्जाम्पल हैं? इसका आपको सही जवाब करना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, ये पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? जैसे अगर हम माउस की बात करें, कीबोर्ड की बात करें, तो ये क्या है? दोनों कैसे डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस हैं। जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं वो सब इनपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो सब पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस होता क्या है? जैसे आप देख पा रहे होंगे, अभी ये माउस का एरो आपको दिख रहा होगा, और हम इसको मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा? ये हमारा एक यहाँ पर एरो पॉइंटर है, इसको हम कहेंगे पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो एक इनपुट डिवाइस तो है, बट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो माउस है, ट्रैकबॉल है, जॉयस्टिक है, आपका टच स्क्रीन है, ये सब क्या होते हैं? ये सब पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है, माउस डैश सामान्यतः एक तीर के निशान के रूप में दिखाई देता है। माउस सामान्यतः एक तीर के निशान के रूप में दिखाई देता है, इसका क्या सही जवाब है?
कर्सर होता है, पॉइंटर होता है, इंटरसेक्शन लाइन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माउस डैश सामान्यतः माउस का जो पॉइंटर होता है वो सामान्यतः हमें एरो जैसा दिखाई देता है, तीर के निशान का दिखाई देता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग होता है फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए, फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए, फाइल को अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए, या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो सेव एज का जो यूज होता है ये डी हो जाएगा। फिर पहली बार भी अगर फाइल सेव कर रहे हैं तब भी आप सेव एज कर सकते हैं। आपने अगर फाइल को सेव कर दिया है और आप उसको किसी और नाम से सेव करना चाह रहे हैं तो भी सेव एज करते हैं, अन्य फॉर्मेट में करना है तो भी सेव एज करते हैं। सेव एज का जो कमांड है वो हमें फाइल मेनू में मिलता है, फाइल मेनू में मिलता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट यस, ये शॉर्टकट की होती है। फर्स्ट टाइम जब हम फाइल को सेव करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, कंट्रोल यस दबाते हैं। कंट्रोल यस किसके लिए होता है? केवल सेव के लिए होता है। पर जैसे ही सेव करते हैं ना तो ये जो बॉक्स खुलता है, जो डायलॉग बॉक्स खुलता है वो सेव एज का ही खुलता है। तो पहली बार तो हम केवल सेव करते हैं, बट अगर हमें उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना है तो हम सेव एज करते हैं, और अगर किसी और फॉर्मेट में सेव करना है जैसे PDF में सेव करना है तो हम उसे सेव एज करते हैं। बट अगर आप चाहें तो सीधे सेव ना करके सेव एज कर सकते हैं पहली बार में ही फाइल को। इसलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, डी ऑप्शन सही है। इसलिए यहाँ पर तीनों चीज़ें सही हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा, फिर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस इफेक्ट के प्रयोग द्वारा स्लाइड में इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रदान की जाती है? किस इफेक्ट के द्वारा हम स्लाइड में इमेज व अन्य ऑब्जेक्ट को कोई मूवमेंट दे सकते हैं? जब बात स्लाइड की आती है तो आप समझ जाओ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात हो रही है, और इम्प्रेस में अगर कोई आपने इमेज डाला है, कोई ऑब्जेक्ट डाला है और उस पर कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो हमें एनिमेशन का यूज करना होता है। ध्यान रहे लिब्रे ऑफिस की स्लाइड के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई इमेज डाला है आपने, उस पर हम एनिमेशन यूज करते हैं। और अगर कोई आपने स्लाइड ऐड की है और उस स्लाइड पर आप कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो फिर उसमें हम एनिमेशन, उसमें हम ट्रांजिशन डालते हैं, सॉरी क्या डालते हैं, ट्रांजिशन डालते हैं। तो जैसे आपके सामने एक स्लाइड है और दूसरी स्लाइड आपके सामने आ रही है, अगर वो थोड़ा अलग टाइप से आ रही है, ठीक है, यानी एनिमेट हो रही है, तो समझ लो उसमें ट्रांजिशन पड़ा हुआ है। और अगर जो स्लाइड आपके सामने है उसमें जो टेक्स्ट है, जो इमेज है, वो थोड़ा अलग टाइप से आपके सामने आ रहे हैं तो उसमें एनिमेशन पड़ा हुआ है। तो एनिमेशन हम हमेशा अपनी स्लाइड पर इमेज, टेक्स्ट वगैरह होते हैं उन पर लगाते हैं, और ट्रांजिशन हमेशा आप स्लाइड में लगाते हैं। यहाँ पर तो ऑप्शन भी करेक्ट है। FDTI का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा? FDTI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर आपको बताना है टेम्परेरी ईमेल सुरक्षित होता है, यानी जो टेम्परेरी ईमेल होता है वो कहाँ पर सुरक्षित होता है, कहाँ पर सेव होता है। देखिए टेम्परेरी ईमेल क्या होता है, जब आप कंपोज करते हैं, जब आप कंपोज करते हैं और मेल लिख रहे होते हैं, बट अभी आप जो लिख रहे थे ना, आपको लगा कि अब थोड़ी देर के बाद मुझे लिखना है और उसको आप छोड़ देते हैं वहीं पर, तो वो आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। इसी को कहते हैं टेम्परेरी मेल। वो ड्राफ्ट में सेव हो गया, अब ड्राफ्ट में जाकर वापस से आप लिख सकते हैं और फिर उसे सेंड कर सकते हैं। जब सेंड हो जाएगा तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, सेंट बॉक्स में चला जाएगा, ठीक है। और जब तक वो टेम्परेरी रहेगा तब तक वो ड्राफ्ट में रहेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सामान्य फीचर नहीं है? मेनू, विंडोज, हेल्प या सर्च। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सामान्य फीचर नहीं है? और आप सभी को बता दें CCC नवंबर बैच भी लॉन्च हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक इसमें एडमिशन नहीं लिया है, आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना फॉर्म सितंबर में भरा है या फिर आगे भी भरने वाले हैं, तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। CCC का एक कंप्लीट बैच है, और आपको पता है जब बैच लॉन्च होता है तो हम आपको लॉन्चिंग ऑफर डिस्काउंट देते हैं। तो अभी यहाँ पर 50% का डिस्काउंट है। इस बैच का प्राइस है 599। अभी आप इसे केवल 299 में ही एनरोल कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने CCC बाय FHD का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे डाउनलोड करें, उसके बाद में आप उसमें रजिस्टर करें और लॉगिन करने के बाद में पेड कोर्सेज में जाकर आप इस बैच को ले सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा बी। देखिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का सामान्य फीचर कौन सा नहीं है, यहाँ पर मेनू की बात करें तो ये किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में होता है, हेल्प सर्च सब होते हैं, बट विंडोज एक ओएस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट व लेजर किस कंप्यूटर पेरिफेरल के उदाहरण हैं? डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर का नाम आपने सुना ही होगा, तो ये किस कंप्यूटर पेरिफेरल के उदाहरण हैं, किस प्रकार के हैं? कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, प्रिंटर, किसके हैं ये? सही जवाब हो जाएगा प्रिंटर। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं, तो ये सब प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा में टोपोलॉजी से आप क्या समझते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से, कंप्यूटर नेटवर्क की गति से, कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता से, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रसार से। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? कंप्यूटर भाषा में टोपोलॉजी से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, कंप्यूटर नेटवर्क को व्यवस्थित करने से। ठीक है, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी आपको याद रखनी है। आईएसपी अपने आप में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? आईएसपी अपने आप में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? इसका सही जवाब करना है। आप सभी को जब भी आंसर आप करें तो क्वेश्चन नंबर डाल दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप किस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा एनएपी, इसका मतलब होता है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं और आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला सवाल है फंक्शन, यहाँ दिया है इक्वल राउंड 1343.45 से प्राप्त होता है, तो इससे क्या प्राप्त होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? चलिए जल्दी से जवाब करिएगा, 16 का सही जवाब क्या होगा? और यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका 1300। देखिए अगर हम यहाँ लिखते हैं 1343.45 कैसे सॉल्व करना है? जब -2 दिया हो कॉमा के बाद तो आपको क्या करना है? अगर माइनस दिया है तो आपको दशमलव के बाद नहीं, पहले वाला वैल्यू पे काम करना है, बाद की वैल्यू को आप 0 कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है। कब? जब माइनस दिया हो। अब ये 2 क्या कहता है? 2 ये कहता है कि दशमलव से पहले ये दो स्थान है, इनको हटा दो, इनके स्थान पर आप 0 कर दो। तो बस वही आपको करना है। 2 दिया है तो पहला स्थान 3 है, इसको हटा के 0 कर दिया, 4 को हटा के 0 कर दिया, शेष बचे उसको उतार दो यहाँ पर, तो 13 शेष बचा। अब आप देखो कितना आंसर आ गया, तो 1300 आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है जब कभी यहाँ पर जैसे 1300 हम 53 कर देते हैं और अब 4 5 करके -2 करते हैं, तो अब इसका जवाब क्या होगा आप ये बताओ? तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, -2 दिया है तो पॉइंट के बाद तो वैल्यू 0 हो गई। अब इन 2 अंकों को हटाना है, तो 3 को हटाकर हमने 0 कर दिया, 5 को हटाकर हमने 0 कर दिया। और अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर जो संख्या हम लास्ट में हटा रहे हैं वो अगर 5 या 5 से बड़ी है तो आगे +1 हो जाएगा, 3 में एक और जोड़ दोगे 4 हो जाएगा, यहाँ 1, इसका आंसर फिर 1400 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस पर हमने क्लास आपको कराई है, आप उसको देख सकते हैं, प्रीवियस क्लास बहुत सारे दिए हैं हमने। डैश का प्रयोग सर्वर के नाम व उसके आईपी एड्रेस की मैपिंग के लिए होता है। इसमें से आपको ये बताना है किसका प्रयोग सर्वर के नाम व उसके आईपी एड्रेस की मैपिंग के लिए होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DNS। इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो आपका सर्वर होता है उससे आपके डोमेन को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम डेटा का इनपुट प्राप्त करते हैं, फिर डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट प्रदान करते हैं। यानी सभी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम डेटा का इनपुट प्राप्त करते हैं पहले, फिर डेटा को प्रोसेस करते हैं और फिर आपको रिजल्ट देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एकदम सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया के दौरान डिस्क का तल कुछ भागों में बढ़ जाता है तथा आगे चलकर यह छल्लों में बढ़ जाता है, जिसे ट्रैक्स कहते हैं। बताओ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग द बॉटम ऑफ द डिस्क गेट्स डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स एंड लेटर इट गेट्स divided into rings which are called tracks।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला ट्रू। अगला सवाल का जवाब करो, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। जब स्लाइड आएगा तो समझ जाओगे ये सवाल आपसे पूछा है इम्प्रेस से, और इम्प्रेस में अगर आप जाओगे और अगर आप जाना चाहते हो लास्ट एडिटेड स्लाइड पर तो क्या शॉर्टकट की यूज करोगे। तो अल्टर के साथ शिफ्ट F5 हो जाएगा और ये कमांड आपको मिलती है स्लाइड मेनू के अंदर। तो आपको जाना है स्लाइड मेनू में, वहाँ पर आपको ये कमांड मिल जाएगी लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए। और इसकी शॉर्टकट की पूछें तो अल्ट शिफ्ट F5 इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है। आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलता रहे। और आप सभी इस क्लास का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप सभी को www.cccbyfish.com पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपके टेलीग्राम पर भी आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, CCC सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और सभी को चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, तभी आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिल पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।